आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए, ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बस तुम लिखो उस्ताद, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अभिनेता सम्राट गोपाल द्वारा अभिनीत नवरस नाटक। एक लाइन का ये विज्ञापन काफी है, हाउसफुल हो जाएगा। सिनेमा में जो नाम कमाया है, नाटक में उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। यही आजकल की टेक्निक है। यानी कोई एरा गैरा नत्थु खैरा भी लिखे तो भी तुम्हारे नाम से नाटक चमक उठेगा। तुम यही कहना चाहते हो ना? और क्या? तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। मुत्तु कुमरन की आवाज में सख्ती थी। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। क्यों, क्या बात है? तुम कहते हो कि हद दर्जे की चीज को भी अपने लेबल पर अच्छे दामों बेच सकते हो, और मेरा कहना है कि मैं अपनी अच्छी चीज को भी सस्ते लेबल पर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर गोपाल भौंचक रह गया, मानो मुंह पर जोर का तमाचा पड़ा हो। यही बात अगर किसी दूसरी ने कही होती तो उसके गाल पर थप्पड़ लगाकर वो गेट आउट चिल्लाया होता। लेकिन मुत्तु कुमरन के सामने वो आज्ञाकारिणी पत्नी की भांति दब गया। थोड़ी देर तक वो तिलमिलाता रहा कि दोस्त को क्या जवाब दे। ना तो वो गुस्सा उतार सका और ना कोई चिकनी चुपड़ी बात ही कर पाया। उसके भाग्य से मुत्तु कुमरन ही होंठों पर मुस्कान भरते हुए कहने लगा, फिक्र न करो गोपाल, मैंने तुम्हारे अहंकार की थाह लेने के लिए ही ऐसी बातें की। मैं तुम्हारे लिए नाटक लिखूंगा, लेकिन वो तुम्हारी अभिनय से बढ़कर मेरी लेखनी का ही नाम रोशन करेगा। उससे क्या, तुम्हारी बड़ाई में मेरा भी तो हिस्सा होगा। पहला नाटक सामाजिक हो या ऐतिहासिक? मुत्तु ने बात बदली। ऐतिहासिक ही होगा। राजेंद्र चोलन या सुंदर पांडियन में कोई भी हो। पर हां, बीच बीच में ऐसे चुटीले संवाद जरूर हों जिन्हें सुनकर दर्शक तालियां पीटें। नाटक का राजा चाहे जो भी हो, उसके मुंह से कभी कभी ऐसे संवाद बुलवाना चाहिए कि हमारे महाराज कामराज, नारियों के मन मोहने वाले रामचंद्रन, दाताओं के दाता करुणानिधि, युवकों के युवक पेरियार, भाइयों के भाई अन्ना। वो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? राजराज चोलन के जमाने में तो ये सब नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मास अपील होगा। मास अपील के नाम पर उल जुलूल लिखना मुझसे नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? मैं नाटक को नाटक की तरह ही लिखूंगा बस। वो लोकप्रिय कैसे होगा? नाटक की सफलता नाटक लेखन और मंचन पर निर्भर है, ना कि बेहूदे संवादों पर। जैसी आपकी इच्छा। तुम ठहरे उस्ताद, इसलिए मेरी नहीं सुनोगे। किस पात्र की कौन भूमिका निभाएगा, कितने सीन होंगे, कितने गाने होंगे, इन सब का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। नाटक सफल नहीं हुआ तो मेरा नाम मुत्तु कुमरन नहीं। ठीक है, अब चलो खाने को चलें। भोजन के बाद भी दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद गोपाल ने अपनी अलमारी खोलकर उसमें रखी रंग बिरंगी बोतलों में से 2 बोतलें और गिलास निकाल ली। इसकी आदत पड़ गई उस्ताद। नाटक और संगीतकारों के सामने ये सवाल शोभा नहीं देता। आओ इधर बैठो, कहते हुए गोपाल ने मेज पर बोतल, गिलास और ओपनर रखे। उसके बाद उनकी बातों की दिशा बदली। शाम के इंटरव्यू में आई हुई लड़कियों पर वे खुलकर बड़ी स्वतंत्रता से विचार विमर्श करने लगे। उधर बोतलें खाली होती जा रही थीं और इधर शालीनता भी रीतती चली जा रही थी। तनी पाडल तिरट्टू जैसी पुरानी पुस्तकों से कुछ अश्लील कविताएं सुनाकर मुत्तु कुमरन भी श्लेष के सहारे उनकी भद्दी व्याख्या करने लग गया। समय बीतते पता न चला। बायस कंपनी में काम करते हुए भी उनके बीच ऐसी कविताएं और बातें हुआ करती थीं, लेकिन तब की और अब की बातों में बड़ा फर्क था।
बायस कंपनी में ना तो नशे पानी की ऐसी व्यवस्था थी और न खुलकर बात करने की सहूलियत। लुक छिपकर डरते डरते बातें करनी होती थीं। बायस कंपनी ऐसी बंजर भूमि थी जहां लड़कियों की भनक तक नहीं पड़ती थी। अब तो वो बात नहीं थी। आधी रात के बाद मुत्तु कुमरन लड़खड़ाते पैरों आउट हाउस की ओर बढ़ा तो एक नायर छोकरे ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले जाकर लेटाया। मैं टेलीफोन की कीबोर्ड के पास सोऊंगा, जरूरत पड़े तो फोन पर बुला लीजिएगा। ये कहकर बिस्तर के पास फोन एक्सटेंशन दिखाकर वो चला गया। मुत्तु कुमरन को उसकी आवाज बड़ी धीमी सुनाई दी और टेलीफोन भी धुंधला सा दिख पड़ा। उसके अंग ऐसे शिथिल पड़ गए थे मानो कहीं मारपीट में चूर चूर हो गए हों। आंखों में नींद भर आई थी। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। मानो सपने से उठकर उसने अंधेरे में कुछ टटोला। टेलीफोन नहीं मिल रहा था। सिरहाने की स्विच दबाकर बत्ती जलाई और टेलीफोन का चौंगा उठाया। दूसरे छोर से एक नारी कंठ की सहमी सहमी और शर्मीली सी आवाज आ रही थी। हेलो, मुझे पहचानते हैं आप? यद्यपि वो आवाज पहचानी सी लगी तो भी उस आलम में वो ठीक ठीक पहचान नहीं पाया, इसलिए वो उत्तर देते हुए हिचक रहा था। नारी कंठ ने बात जारी रखी। मैं माधवी, इंटरव्यू के पहले आपसे बातें हुई थीं, याद है? हाँ, तुम? नशे में उसने तुम कह दिया तो क्या बुरा किया। एक हम उम्र युवती से आप कहकर बात करे तो क्या इससे उसकी जवानी और दोस्ती की अवहेलना नहीं होती? अब तक पी हुई शराब को और भी तीखी करती हुई उस लड़की की मधु मधुर कंठ ध्वनि उसके कानों में शहद उड़ेल रही थी। माफ कीजिए, आप? अपने को होश में वापस लाते हुए अपने संबोधन में वो संशोधन करने लगा तो दूसरी ओर से उसकी प्यार भरी आवाज आई। जैसे आपने पहले बुलाया वैसे ही बुलाइए, वही मुझे पसंद है। उसकी नज़ाकत और बात करने की तौर तरीके पर मुत्तु कुमरन कुछ इस तरह खिल उठा मानो बैठे ही बैठे उसे बलात् नारी आलिंगन का सुख मिल गया हो। इस घड़ी कहाँ से बोल रही हो, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इस वक्त इस आउट हाउस में मिलूंगा? वहां गोपाल जी के घर में टेलीफोन पर जो लड़का है उसे मैं जानती हूं। ये जानकर ही यदि इस बेवक्त में कोई लड़की इस तरह फोन पर बातें करे तो लोग क्या समझेंगे? जो चाहे समझे, चूंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी इसीलिए आपको बुलाया। इसमें कोई गलती है? इस अंतिम वाक्य में जो प्रश्न था वो उसे गुड़ सा मीठा लगा। सुनने वाले को तो ये नशे के नशे से भी बढ़कर बड़ा नशा लगा। उसे लगा कि संसार में सबसे पहले मधु का स्रोत नारी कंठ और अधरों से ही बहा होगा। ऐसी मधुमती माधवी से बात करने का सौभाग्य पाकर मुतु कुमरन अपने को बड़ा धन्य समझने लगा। तनिक होश में आकर उसने सोचा कि इस तरह माधवी के फोन करने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन कारण को पीछे ढकेल कर वही उसके अंतःपटल पर आ खड़ी हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ये संदेह सा हुआ कि उसके फोन करने के पीछे शायद ये आशय हो कि मुझसे दोस्ती बढ़ाकर मेरी सिफारिश और मेहरबानी से गोपाल की नाटक मंडली में प्रमुख स्थान पाया जा सकता है। किंतु अगले ही क्षण उसी के मन ने उस भ्रम को मिटाकर कहा कि बात वो नहीं, शायद उसके दिल में तुम्हें प्रवेश मिल गया है। उसके फोन करने के पीछे इसी प्रेम भावना का हाथ है। उस रात को वो मीठे सपनों में खोया रहा। सोकर उठा तो लगा कि पौ कुछ पहले ही फट गई है और सूरज ने बड़ी उतावली दिखा दी है। असल में बेड कॉफी के साथ नायर छोकरे के जगाने के बाद ही वो उठा था। कुल्ला करने के बाद जब उसने गरम कॉफी पी तो मन में उत्साह और उल्लास भर गया। आउट हाउस के बरामदे पर आकर सामने के बगीचे पर नजर दौड़ाई तो उसकी आंखों के सामने बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित था। ओस कणों में नहाई हरी घास की फर्श झिलमिला रही थी। उस हरी तिमा में लाल गोटे की तरह गुलाब खिले थे। एक ओर पारिजात का पेड़ था जिसके फूल हरी घास पर चौक पूर रहे थे। कहीं से रेडियो में नन्नू पालिम्ब मोहन राग का गीत हवा में तिरता आ रहा था। सामने का बागीचा, प्रातःकाल की खुनक और गीत की माधुर स्वर लहरी, ये तीनों मिलकर मुतु कुमरन को आह्लादित कर रहे थे। उस आह्लाद में उसे माधवी का स्मरण हो आया। पिछली रात को टेलीफोन में बेवक्त गूंजती आवाज भी याद हो आई। कुछ लोगों के गाने पर ही संगीत की रचना होती है,
जबकि कुछ लोगों के बोलने पर भी संगीत बन जाता है। माधवी की बोली में वही जादू था। माधवी के कंठ में शायद कोयल बैठी थी। कोयल जैसे अंतराल दे देकर कूकती है, वैसे ही वो बोल रही थी। मुतु कुमरन को उसकी स्वर माधुरी की तारीफ में एक गीत रचने की, कविता लिखने की इच्छा हुई। सुख बयार का स्नेह मधु का, जिसने पाया हो सुमधुर कंठ, उसकी वाणी में गीत घुला, जैसे मंच पर गीत का गान। मन में भी गूंजे वैसी तान, उससे भी सूक्ष्म है एक संगीत, जो अनहद नाद कहाता है, कोई डूब के ही सुन पाता है। इस आशय का एक गीत रचकर उसने मन ही मन गुनगुनाया। कहीं वो छंदोबद्ध था और कहीं शिथिल, फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि वो उच्च आशय का था। इस तरह मुतु कुमरन बरामदे में खड़ा होकर बगीचे की सुषमा देख रहा था और माधवी की स्वर माधुरी का रस ले रहा था कि गोपाल नाइट गाउन में ही मुतु कुमरन से मिलने आउट हाउस में आ गया। अच्छी नींद तो आई यार? हाँ, बड़े मजे की नींद सोए। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूं। क्या? कल आई हुई लड़कियों में से तुम किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? क्यों, क्या मेरी शादी उससे कराना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी नाटक मंडली का उद्घाटन जल्दी से जल्दी करना चाहता हूं। पहले नाटक का मंचन भी उसी समय कर देना है। उसके लिए सिलेक्शन वगैरह जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, कर लो। करने के पहले तुम्हारी भी सलाह चाहता हूं। इस विषय में मैं अभिनेता सम्राट को क्या सलाह दूं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच्ची बात है। इंटरव्यू के लिए जो दो युवक आए थे, मैंने उन दोनों को लेने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि वे दोनों संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी चक्रपाणी की सिफारिश लेकर आए थे। अच्छा, ले लो। फिर आई हुई लड़कियों में सभी सुंदर हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो माधवी ही कदकाठी से नाक नक्श से तराशी हुई बहुत सुंदर युवती थी। अच्छा, उसे परमानेंट हीरोइन बना लेना है। नाटक के लिए ही ना? उस्ताद, तुम्हारा मजाक में बर्दाश्त नहीं कर सकता, रहने भी दो। अच्छा, रहने दिया, आगे बोलो। मुतु कुमरन ने कहा। गोपाल बोला, आई हुई लड़कियों में से कुछ एक को नाटक के उपपात्रों के लिए लेना चाहता हूं। यानी ऐतिहासिक कहानी हो तो सखी और बांदी, सामाजिक कहानी हो तो कॉलेज की सहेली, पड़ोस की लड़की, यही ना? जरूर जरूरत पड़ेगी। समय समय पर जीवन साथी के बतौर भी काम आ सकती है। मजाक बर्दाश्त न कर सका तो गोपाल ने चुप्पी साध ली और मुतु कुमरन पर पैनी दृष्टि फेंकी। मुतु कुमरन ने तत्काल बात बदलकर हंसते हुए पूछा, गोपाल, नाटक मंडली नाम रखने से पहले तुम कह रहे थे कि सेक्रेटरी से मिलकर आयकर आदि के विषय में कुछ पूछना है। पूछ लिया क्या? गोपाल ने कहा, सुबह ही सेक्रेटरी को फोन कर मालूम भी कर चुका। हम गोपाल नाटक मंडली नाम रख सकते हैं। सेक्रेटरी की सलाह के बाद ही तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा, बोलो आगे क्या करना है? इस आउट हाउस में सभी सुविधाएं हैं। यहां बैठकर जल्द से जल्द उस्ताद को नाटक लिखकर तैयार कर देना है, बस। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नायर छोकरे को आवाज दो। उत्तर के सुपरस्टार दिलीप कुमार जब यहां आए थे, उनके ठहरने के लिए ही ये आउट हाउस खासकर बनवाया था। उनके बाद यहां ठहरने वाले पहले आदमी तुम ही हो। तुम्हारा ख्याल यही है ना कि उस्ताद की इससे बड़ी अवहेलना नहीं की जा सकती? इसमें अवहेलना कैसी? दिलीप कुमार एक अभिनेता है, लेकिन मैं तो एक गर्वीला कवि हूं। उनके ठहरने से मैं इसको तीर्थ स्थान नहीं मान सकता। तुम मानना चाहो तो मानो। मैं तो ये चाहता हूं कि जहां मैं ठहरता हूं उसे दूसरे लोग तीर्थ माने। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जल्दी नाटक लिख दो, बस। मेरी पांडुलिपि को अच्छी तरह कोई टाइप करके देने वाला मिले तो सही। हाँ, याद आया, कल की इंटरव्यू में उसी माधवी नाम की लड़की ने कहा था कि वो टाइप करना भी जानती है। उसी से कह दूंगा कि वो टाइप कर दे। टाइप करते करते उसे संवाद भी याद हो जाएंगे। बड़ा अच्छा विचार है। इस तरह कोई कथानायिका ही साथ रहकर हेल्प करे तो मैं भी नाटक जल्दी लिख डालूंगा। कल ही एक नए टाइपराइटर के लिए ऑर्डर दे देता हूं। जैसे तुम एक एक चीज का ऑर्डर देकर मंगा लेते हो, वैसे मैं अपनी कल्पना को ऑर्डर देकर तो नहीं मंगा सकता। वो तो धीरे धीरे ही उभर कर आएगी। मैं कोई जल्दी नहीं करता। इतना ही कहा कि नाटक जरा जल्दी तैयार हो जाए तो अच्छा रहेगा। चाय, कॉफी, ओवल, जो चाहो फोन पर मंगा लो। सिर्फ चाय, कॉफी या ओवल ही मिलेगी? जो चाहो मैं वो भी शामिल है। फिर तो तुम मुझे उमर खय्याम बना दोगे।
अच्छा, मुझे देरी हो रही है, 10 बजे कॉल शीट है, कहकर गोपाल चला गया। मुत्तु कुमरन ने आउट हाउस के बरामदे से देखा कि सूरज की रोशनी में हरी घास और निखर उठी है और गुलाब की लाली माधवी के अधरों की याद दिला रही है। अंदर फोन की घंटी बजी तो उसने फुर्ती से जाकर रिसीवर उठाया। मैं माधवी बोल रही हूं। बोलो, क्या बात है? अभी सर ने फोन पर बताया था। सर माने? अभिनेता सम्राट। मैं कल से स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए आ जाऊंगी। मेरे आने की बात सुनकर आप खुश हैं ना? आने पर ही खुश होऊंगा। दूसरी छोर से हंसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। टाइप करने के लिए तुम आओगी? गोपाल के मुंह से ये सुनकर मैंने उसे क्या कहा मालूम है? क्या कहा? सुनकर तुम खुश होगी। कहा कि जब कथानायिका साथ रहकर हेल्प करेगी तो मैं नाटक जल्दी लिख डालूंगा। ये सुनकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये आप जानते हैं? सुनाओ तो जानू। कल वहां आने पर ही बताऊंगी। वो चुटकी लेकर बोली। उधर से फोन रखने की आवाज आई तो मुतु कुमरन रिसीवर रखकर मुड़ा। द्वार पर हाथ में एक लिफाफा लिए छोकरा नायर खड़ा था। क्या है, इधर लाओ। मुतु कुमरन के कहने पर वो अंदर आया और लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा भारी और बंद था। ऊपर मुतु कुमरन का नाम लिखा था। मुतु कुमरन ने बड़ी फुर्ती से उसे खोला तो उसमें से 10 रुपए के नए नए नोटों के साथ कागज का एक छोटा सा पुर्जा भी निकला। मुतु कुमरन ने पढ़ने के लिए पुर्जा निकाला तो उसमें 2 ही 4 पंक्तियां लिखी हुई थीं। नीचे गोपाल के हस्ताक्षर थे। मुतु कुमरन ने एक बार दो बार नहीं, कई बार उसे पढ़ा। उसके मन में एक साथ कई विचार आए। मुतु कुमरन ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि गोपाल उसे अपना घनिष्ठ मित्र मानकर प्यार से पेश आता है या जीविका की खोज में शहर की शरण लेने वाले व्यक्ति के साथ नौकर मालिक का सा व्यवहार करता है। मुतु कुमरन ने पहले ये समझा कि पैसे के साथ आए हुए उस पत्र के सहारे गोपाल का मन आंक लेगा, पर यह उतना आसान नहीं था। सोचने विचारने पर उसे ऐसा ही लग रहा था कि पत्र बड़े स्नेह और प्यार के साथ ही लिखा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।